क्लास 10th साइंस प्रश्न बैंक जो इस बार हमारे बोर्ड ने जारी की है। आज हम उसमें पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। पार्ट नंबर 1 जो है मैंने आपको डाल दिया था, जिसके अंदर लेसन 1 और 2 मैंने करवाया था। आज हम पार्ट 2 देखेंगे, जिसके अंदर लेसन 3 और उसके आगे के लेसन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, जो है हमारा लेसन नंबर 3। ठीक है, लेसन 3 से स्टार्ट करते हैं। और अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो क्लास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका? लेसन का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। और फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट रिप्रेजेंटेड बाय मेटल। मतलब मेटल कौन सी प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं? तो मेटल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, सोनोरस होते हैं, लेकिन लस्टरस भी होते हैं। और यहाँ लिखा है नॉन लस्टरस, तो ये आंसर गलत है। ये प्रॉपर्टी नहीं होती उनकी प्रॉपर्टी लस्टरस होती है, वो चमकदार होते हैं, जबकि ये कह रहे हैं कि वो चमकदार नहीं होते, तो ये गलत है। तो सी होगा इसका आंसर। Silver object turn black when exposed air for a long time. This is due to the formation of the following. ये किस वजह से होता है बच्चों? तो ये होता है सिल्वर सल्फाइड की वजह से बच्चों, सिल्वर सल्फाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल एज लस्टर। कौन ऐसा नॉन मेटल है जो लस्टरस है? तो बच्चों इसका आंसर आयोडीन। आयोडीन एक लस्टरस नॉन मेटल है बच्चों, चमकदार है। जनरली नॉन मेटल चमकदार नहीं होते, लस्टरस नहीं होते, लेकिन ये लस्टरस है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कौन एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं बच्चों? जिनमें एसिड बेस दोनों की प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसा प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम के अंदर बच्चों, एल्यूमिनियम ऐसे ऑक्साइड बनाता है जो एम्फोटेरिक होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय हैज मर्क्यूरी कंपोनेंट। मर्क्यूरी किसके अंदर होता है? तो बच्चों मर्क्यूरी होता है अमलगम। अमलगम के अंदर क्या होता है? मर्क्यूरी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड। इनमें से कौन सा नॉन मेटल ऐसा है जो लिक्विड है? तो ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल है। व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर देन विच गैस इज लिबरेटेड। कौन सी गैस लिबरेट होती है? तो बच्चों हाइड्रोजन गैस इसमें निकलती है, हाइड्रोजन गैस इसमें लिबरेट होती है। वन वर्ड आंसर है बच्चों। उसके बाद एक्सेप्ट विच मेटल, किस मेटल को छोड़कर ऑल अदर मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो मर्क्यूरी को छोड़ के बाकी सब कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर। तो फर्स्ट का आंसर बच्चों मर्क्यूरी आएगा, मर्क्यूरी। सेकेंड क्या है? राइट द नेम ऑफ टू मेटल्स विच रिएक्ट वाइग्रसली विथ कोल्ड वाटर। ठंडे पानी के साथ सोडियम एंड पोटेशियम। In which ratio is the mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid present in aquaregia। एक्वारेजिया में किस रेशियो में होते हैं? तो 3:1 में होते हैं। Why is the melting and boiling point of ionic compounds high? हाई क्यों होते हैं? ड्यू टू ग्रेटर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। सिंपल सी बात है, क्यों होता है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कैसा होता है? बहुत हाई होता है, ड्यू टू ग्रेटर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। ठीक है। व्हाट इज अमलगम? अमलगम क्या है? इफ एनी वन मेटल इज मर्क्यूरी देन दिस एलॉय इज कॉल्ड अमलगम। मतलब अगर कोई भी एलॉय के अंदर अगर मर्क्यूरी है तो उस एलॉय को अमलगम कहेंगे। कम से कम एक चीज Hg होना चाहिए मर्क्यूरी। जो भी एलॉय बनते हैं उनमें से अगर किसी भी एलॉय में मर्क्यूरी है तो उसको अमलगम माना जाता है बच्चों। क्या मानते हैं? अमलगम। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं? तो कोटिंग ऑफ जिंक लेयर इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम करोजन। मतलब आयरन को करोजन से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की लेयर डाली जाती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं बच्चों। एलॉयज, एलॉय डैश इज यूज्ड फॉर म्यूचुअल वेल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। इलेक्ट्रिक वायर को जोड़ने के लिए होता है शोल्डर। क्या होता है बच्चों? शोल्डर। क्वेश्चन 2 क्या है?
On being exposed to moist air for a long time, a layer of brown color substance is formed on iron, which is called, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं रस्ट या आयरन ऑक्साइड। वो होती है रस्ट या आयरन ऑक्साइड। कॉपर रिएक्ट विथ मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर। कॉपर जो होता है रिएक्ट करता है किसके साथ, मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जो कि प्रेजेंट होती एयर में, ड्यू टू विच इट लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन कलर्ड लेयर स्लोली एंड अ ग्रीन कलर्ड लेयर इज फॉर्म्ड। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज, ये ग्रीन सब्सटेंस क्या होता है बच्चों, तो वो होता है कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट, ये पूरी स्पेलिंग है। A homogeneous mixture of two or more metals is called alloys। इनको क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं बच्चों, एलॉय। The list of metal arranged in the order of their decreasing activities is called, या reactivities is called reactivity series। इसको बच्चों कहते हैं reactivity series, जिसके अंदर सारे एलिमेंट को उनकी घटती हुई रिएक्टिविटी पावर में जमाया जाता है। रिएक्टिविटी सीरीज बुक में दी हुई है। ऑल मेटल्स इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं, बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, इससे बनता है मेटल का ऑक्साइड। सोडियम को रखते हैं केरोसिन के ऑयल में। कार्बन नॉन मेटल एलोट्रोपी शो करता है, क्या शो करता है, एलोट्रोपी। मेटल है एल्यूमिनियम यहाँ पर। बच्चों अब क्वेश्चन आंसर की बारी। तो पहला क्वेश्चन आंसर में क्या आता है, मेटल्स और नॉन मेटल में डिफरेंस बताया गया है यहाँ पर। राइट टू डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में टू डिफरेंस आपको बताना है। तो पहला, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इन एयर, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन एयर में। मेटल्स फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड, मतलब मेटल जो होते हैं वो बेसिक, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेस नेचर के होते हैं बच्चों। मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेस नेचर के होते हैं। ये जो ऑक्साइड बनाते हैं वो बेस होते हैं। सम ऑफ विच टू फॉर्म एल्कलीज, उनमें से कुछ एल्कलीज भी बनाते हैं। नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड, नॉन मेटल कैसे बनाते हैं, या तो एसिडिक बनाएंगे या न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन एसिड के साथ मेटल रिप्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड एंड फॉर्म्स सॉल्ट, है ना। मेटल्स हाइड्रोजन को हटाकर सॉल्ट बनाते हैं। नॉन मेटल डू नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, और नॉन मेटल जो होते हैं एसिड में से हाइड्रोजन नहीं निकाल पाते हैं बच्चों। क्लियर है। तो ये थी हमारी दो केमिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, थोड़ा और जूम कर लेते हैं somehow more। What is corrosion? अगला क्वेश्चन है what is corrosion? Write two method of preventing rusting of iron। corrosion क्या होता है, तो corrosion is the deterioration of metal as result of chemical reaction between it एंड द सराउंडिंग इन्वायरमेंट लाइक मॉइस्चर एंड एयर। तो करोजन क्या होता है, करोजन इज द डिटेरियोरेशन बोलो या रिएक्शन बोल सकते हो ऑफ मेटल एज रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन इट एंड द सराउंडिंग इन्वायरमेंट लाइक मॉइस्चर एयर, यानी मॉइस्चर और एयर के साथ ये रिएक्शन करता है ना। द टू वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन इज बाय पेंटिंग और बाय गैल्वनाइजिंग। पेंटिंग करके या गैल्वनाइजिंग करके हम इनको बचा सकते हैं, किससे, रस्ट होने से। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, द मेटल ऑक्साइड विच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर, मतलब ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो एसिड और बेसिक दोनों प्रकार के बिहेवियर शो करते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। सच मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस, वो एसिड और बेस दोनों से ही रिएक्शन करते हैं, जैसे कि
Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये HCl के साथ रिएक्शन करता है एसिड के साथ और AlCl3 और वाटर बनाता है। एल्यूमिनियम एसिड के साथ मिलके AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है, साथ ही वाटर बनाता है। इसके अलावा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करके भी वाटर बनाता है और सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। क्लियर है क्लास? नेक्स्ट एग्जांपल है ZnO, जिंक ऑक्साइड जो है HCl से रिएक्शन करके ZnCl2 + H2O बनाता है और NaOH के साथ भी रिएक्शन करता है और Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बनाता है और वाटर। गिव रीजन वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक एंड नॉट स्टील। मतलब जो हॉट वाटर का टैंक है उसके लिए कॉपर का यूज़ करते हैं, स्टील का क्यों नहीं करते बच्चों? सिंपल सा बात है बच्चों कि कॉपर जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है, बिकॉज कॉपर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सबसे पहला तो हीट का अच्छा कंडक्टर है। कॉपर डज नॉट करोड इजीली, आसानी से करोजन नहीं होता। और कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट एनी टेम्परेचर, कॉपर की रिएक्शन वाटर के साथ किसी भी टेम्परेचर पर नहीं होती है। सो कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक, इसीलिए उसका यूज़ करते हैं हॉट वाटर टैंक में बच्चों, क्योंकि वो किसी भी कंडीशन में वाटर के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। राइट टू डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। पहले हमने डिफरेंस देखा था केमिकल प्रॉपर्टी पर, अब हम देखेंगे फिजिकल। अगर एग्जाम में ऐसा नहीं बोले तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। पहला है कंडक्टिविटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जनरली नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Malleability and ductility. Metals are malleable and ductile. Non-metals are neither malleable nor ductile. They are brittle. ना तो malleable होते हैं ना ही ductile होते हैं और वो brittle होते हैं बच्चों, टूट जाते हैं। क्या होते हैं? टूट जाते हैं। How does anodization prevent aluminium from corrosion? एल्यूमिनियम को करोजन से एनोडाइजेशन कैसे बचाता है? एनोडाइजेशन जो मेथड होती है वो एल्यूमिनियम को कैसे बचाती है? By the process of anodization, a thick layer of aluminium oxide is deposited over aluminium। मतलब एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की एक मोटी सी परत जमा दी जाती है। ड्यू टू विच एल्यूमिनियम इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम करोजन मोर इफेक्टिवली। क्योंकि एक बार आप ये लेयर जमा दोगे तो फिर जो नीचे बचा हुआ मेटल है बच्चों वो करोड नहीं होगा, बच जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? राइट वन एग्जाम्पल। तो ये हम पहले ही कर चुके हैं, यहाँ पर देखिए है ना, वाटर एम्फोटेरिक, तो ये हो चुका है। यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है। रिफर क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज एक्वारीजिया? एक्वारीजिया क्या होता है बच्चों? तो एक्वारीजिया इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 1 part ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड 3 part ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब 3 part में HCl लो, 1 part में HNO3 लो, ठीक है। Thus the ratio of concentration of HNO3 and concentrated HCl in aqua regia is 1:3। 1:3 के फॉर्म में होता है। क्या बेनिफिट है बच्चों? इट इज़ यूज टू डिजोल्व ऑल मेटल इवन गोल्ड एंड प्लेटिनम। मतलब गोल्ड और प्लेटिनम जैसे नोबल मेटल्स को भी ये अपने अंदर डिजोल्व कर लेते हैं, है ना, उनसे रिएक्शन कर लेते हैं। व्हाट इज द रिएक्टिविटी सीरीज? रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? The reactivity series is a list of metals arranged in order of their decreasing activities. The following series known as the reactivity of activity series। ये एक हमारे पास दिया हुआ है कुछ पार्ट, उसका पूरा तो नहीं है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है। ये क्या है बच्चों? ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, ये थोड़े से धीरे धीरे जाने पर रिएक्टिविटी नीचे क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इसके आगे की सीरीज क्या है? आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। ये याद कर लीजिएगा बच्चों, इस पर क्वेश्चन बनता है। विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड is added to reactive metal?
विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल? राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4। बच्चों, अगर कोई रिएक्टिव मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो व्हेन अ रिएक्टिव मेटल इज एडेड टू डाइल्यूट H2SO4 देन हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। रिएक्शन देख लो, Fe प्लस H2SO4 में FeSO4 बनता है, साथ ही H2 गैस यहाँ से निकलती है। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और उसका कंपाउंड। इस लेसन में से आपको एमसीक्यूज आना नहीं है ना, इसलिए इसके छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं दिए हैं, इसके सिर्फ डायरेक्टली हमको क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? एंड राइट प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। और कोवेलेंट कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज है? तो a covalent bond consists of the mutual sharing of one or more pair of electron between two atom। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ अ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। मतलब दो एटम के बीच में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तब बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। लिखा है ना साफ साफ, द कोवेलेंट बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एक या एक से ज़्यादा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब शेयरिंग करते हैं तो उससे बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। इन एग्जाम्पल CO2 molecules, both carbon and oxygen atom share their 2 electron। ठीक है, इन एग्जाम्पल CO2 मॉलिक्यूल बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम शेयर 2 इलेक्ट्रॉन। CO2 में क्या होता है? कार्बन ऑक्सीजन दोनों 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जिससे एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है CO2 के बीच में। देखिए यहाँ पर इसको अगर आप समझना चाहें तो ध्यान से समझें, मैं आपको और एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ इसका कैसे हुआ है CO2 का, है ना। वैसे मैंने इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया लेसन सीरीज़ बनाई है, आप चाहो तो उसको भी देखो। देखिए कार्बन जो होता है ना, कार्बन के बाद बच्चों 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है इधर वाले ऑक्सीजन के साथ, 2 शेयर करता है इस ऑक्सीजन के साथ, 2 इसके साथ। इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन को क्रॉस से दिखाओ, इसके अपन डॉट से दिखा रहे ना, तो इसके क्रॉस से दिखा दो। 1 2 3 4 2 3 ऐसे इसको इधर लिख देना, कोई बात नहीं। तो ये देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के बीच में। ठीक है, ये दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड है। सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बनाना है तो ऑक्सीजन का यहाँ से बन जाएगा, और ये पूरा कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ। देखो 2 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, 2 कार्बन के इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हो गए। कोई दिक्कत है? नहीं है। क्या प्रॉपर्टीज होती है बच्चों? कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली लिक्विड और गैसेस, ओनली सम ऑफ देम आर सॉलिड। जनरली ये कैसे होते हैं? लिक्विड या गैसेस होते हैं। सम ऑफ देम आर सॉलिड, इनमें से कुछ सॉलिड भी हो सकते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव यूजुअली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं? यूजुअली लो होते हैं। व्हाट इज एलोट्रोपी? एलोट्रोपी क्या होता है? राइट नेम एंड यूज ऑफ 2 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। द phenomenon of existence of an element in various forms। द phenomenon of existence of an element in various form, मतलब अलग अलग तरीके से कोई भी चीज़ जब रहती है, वेरियस फॉर्म मतलब कोई भी एक ही मटेरियल एक से ज़्यादा तरह के फॉर्म में मिलता है, विच possesses सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल। उसकी सिमिलर होती हैं केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती हैं, उनको कहते हैं एलोट्रोपी। एंड फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रोप। और जो फॉर्म्स होते हैं उनको एलोट्रोप कहते हैं बच्चों। तो एलोट्रोपी मतलब एक ही चीज़ के 2 अलग अलग रूप, इतना समझ लो आप, एक ही सब्सटेंस के 2 अलग अलग रूप को कहते हैं एलोट्रोपी। कार्बन हमारा एक कंपाउंड है, कार्बन के 2 एलोट्रोप होते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड के क्या यूज़ है? डायमंड इज यूज्ड इन कटिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक ग्लास कटर, saw for cutting marble, and in rock drilling equipment। Graphite, use of graphite। Graphite is used for making electrodes in dry cells and electric arc। मतलब ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोड्स बनाने में बच्चों।
किस चीज़ में इलेक्ट्रो बनाने में? ड्राई सेल्स में और इलेक्ट्रिक आर्क में। व्हाट इज कैटाइनेशन? कैटाइनेशन क्या होता है? सो द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, मतलब एक ही एलिमेंट के दूसरे एटम के साथ एक एटम कितने सारे बॉन्ड बना सकता है, उसी को कहते हैं कैटाइनेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ कैटाइनेशन ऑफ कार्बन एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Catenation leads to the formation of straight chain, branch chain and closed chain of or ring type of chain। मतलब ये बच्चों कि कैटाइनेशन में एक एलिमेंट का कोई एटम अपने ही जैसे एटम से जुड़ता चला जाता है, लंबी लंबी चेन बना लेता है, जैसे कि स्ट्रेट लंबी लंबी चेन, ब्रांच चेन या क्लोज चेन। क्लियर है? जिनको रिंग चेन भी कह सकते हैं, रिंग्स के फॉर्म में। जैसे कि ये देखिए कार्बन बनाता है लॉन्ग चेन, ये देखिए कार्बन सीधा जा रहा है, ये यहाँ से ब्रांचिंग चालू हो गई तो इसको ब्रांच चेन कहते हैं। और ये होते हैं रिंग चेन, कार्बन 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 बिल्कुल राउंड में ऐसा है गोल। एग्जाम्पल के लिए ये लॉन्ग चेन में ब्यूटेन 1 2 3 4, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन है ना, 1 2 2 पर जुड़ा है CH3, इसलिए 2 पर मिथाइल। CH3 को मिथाइल कहते हैं बच्चों, इसलिए 1 और 2 नंबर, तो 2 पर जुड़ा है मिथाइल, इसलिए इसको कहेंगे 2 मिथाइल। और 1 2 3 4 कार्बन को ब्यूटेन कहा जाता है ना। और डिटेल स्टडी देखना हो तो हमारे चैनल के वीडियो पे चले जाएं, लेसन नंबर 4 के, तो आपको सब स्टडीज़ मिल जाएंगे। ये साइक्लोहेक्सेन है, 1 2 3 4 5 6 को हेक्सेन कहते हैं, एक साइकिल में है बिल्कुल, तो साइक्लोहेक्सेन मतलब रिंग में जुड़ा है इसलिए साइक्लो। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फोम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विथ सोप। इन हार्ड वाटर द कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर प्रेजेंट। मतलब हार्ड वाटर क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स होते हैं। दे रिएक्ट विथ सोप एंड फॉर्म नॉन डिजॉल्विंग सब्सटेंस। वो हमारे सोप के साथ रिएक्शन करके नॉन डिजॉल्विंग सब्सटेंस बना लेते हैं। These are called scum, जिनको हम कहते हैं scum। So the soap cannot easily give foam in hard water, इसलिए सोप जो है आसानी से हार्ड वाटर में फोम या स्कम नहीं बना सकता, झाग नहीं बना सकता है। एंड मोर सोप इज़ यूज्ड, और ज़्यादा सोप की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा साबुन की ज़रूरत होती है। वाई डज मिशेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर। मिशेल का फॉर्मेशन क्यों होता है जब हम उसमें सोप मिलाते हैं? तो वाई इज सोप एबल टू क्लीन इन द फॉर्म ऑफ मिशेल। द मॉलिक्यूल ऑफ सोप आर सच इन विच 2 ends हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। वन इज हाइड्रोफिलिक, it is dissolved in water, while the other end is hydrophobic which is dissolved in hydrocarbon। मतलब क्या हो बच्चों? जो सोप होता है वो 2 तरह के मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है ना, और दोनों की डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। वन इज हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफिलिक मतलब पानी के अंदर घुलने वाला, डिजॉल्व इन वाटर, वाइल द अदर इज हाइड्रोफोबिक जो पानी के अंदर नहीं घुलता है। ठीक है, इट इज डिजॉल्व इन हाइड्रोकार्बन, वो हाइड्रोकार्बन में घुलता है। व्हेन सोप इज एट द, पेज टर्न कर रहा हूं बच्चों, व्हेन सोप इज एट द सरफेस वाटर, जब साबुन हमारे सरफेस वाटर पर होता है बच्चों, द हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ द सोप विल नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर। तो जो पानी से दूर रहने वाली जो पार्ट होता है साबुन का, जो हिस्सा हाइड्रोफोबिक होता है बच्चों, हाइड्रोफोबिक टेल होती है, विल नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर, वो पानी में घुलती नहीं है। एंड द सोप विल अलाइन अलोंग द सरफेस ऑफ वाटर, और साबुन जो है वो उसकी सरफेस पर आ जाता है विथ द आयोनिक एंड इन द वाटर, और जो पानी के अंदर घुलने वाला हिस्सा होता है इसको आयोनिक एंड कहते हैं, वो पानी के अंदर होता है। एंड द हाइड्रोकार्बन टेल, और हाइड्रोकार्बन की टेल कहाँ होती है? प्रोड्यूटिंग आउट ऑफ द वाटर, और वो पानी के ऊपर होती है। Inside the water, these molecules have a unique orientation that keep the hydrocarbon portion out of water। इनका एक विशेष प्रकार का ओरिएंटेशन होता है जिसकी वजह से हाइड्रोकार्बन पोर्शन क्या रहता है? आउट ऑफ वाटर, मतलब पानी से अलग रहता है। दिस इज अचीव्ड बाय फॉर्मिंग क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स के बहुत सारा झुंड बना लेते हैं, क्लस्टर बना लेते हैं, इन विच द हाइड्रोफोबिक टेल्स आर इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर एंड द आयोनिक एंड आर ऑन द सरफेस ऑफ क्लस्टर। आयोनिक एंड कहाँ होता है? आयोनिक एंड जो होता है वो क्लस्टर के कोने पर होता है और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो उसके अंदर होती है। द फॉर्मेशन ऑफ मिशेल टेक्स प्लेस, और इसी को कहते हैं मिशेल। क्या कहते हैं? मिशेल कहते हैं। द डर्ट प्रेजेंट ऑन क्लोथ इज ऑर्गेनिक इन नेचर। जो डर्ट होता है बच्चों वो ऑयल होता है, ज़्यादातर तेल होता है, और वो कैसा होता है? ऑर्गेनिक नेचर का होता है। सो इनसॉल्युबल इन वाटर, वो पानी में घुलता नहीं है। देयरफॉर इट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय ओनली वॉशिंग विथ वाटर, इसलिए पानी अकेले के साथ धोने से बाहर नहीं निकलेगा। When soap is dissolved in water, जब पानी के अंदर साबुन मिलाते हैं, इट्स हाइड्रोफोबिक एंड, जो हाइड्रोफोबिक एंड है, अटैच देमसेल्व टू डर्ट, वो डर्ट के साथ जुड़ जाता है, एंड रिमूव इट फ्रॉम द क्लोथ, और उसको क्लोथ से अलग कर देता है। द मॉलिक्यूल ऑफ सोप अरेंज देमसेल्व इन मिशेल फॉर्मेशन, एक दूसरे को मिशेल के फॉर्म में जमा लेते हैं, एंड ट्रैप द डर्ट एट द सेंटर ऑफ क्लस्टर, और वो उस डर्ट को उस क्लस्टर के बीचों बीच ले आते हैं। These मिशेल्स रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर, वो पानी के अंदर डूबे रहते हैं। हैंस द डस्ट पार्टिकल आर इजीली रिंस्ड अवे बाय वाटर, और फिर वो पानी में से आसानी से बहा दिए जा सकते हैं। तो ये था बच्चों मिशेल फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। व्हाट आर डिटर्जेंट? बच्चों डिटर्जेंट क्या होते हैं? वाई आर दे यूज्ड टू प्रोड्यूस शैम्पू एंड प्रोडक्ट्स फॉर क्लीनिंग क्लोथ? डिटर्जेंट आर जनरली सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट विथ क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन। मतलब डिटर्जेंट होते क्या है? सोडियम सॉल्ट होते हैं सल्फोनिक एसिड के बच्चों, या फिर अमोनियम सॉल्ट भी हो सकते हैं विथ क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन, जिसमें क्लोराइड और ब्रोमाइड के आयन भी होते हैं। विच हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, जिसकी हाइड्रोकार्बन चेन कैसी होती है? लॉन्ग होती है। डिटर्जेंट आर यूज टू प्रोड्यूस शैम्पू एंड प्रोडक्ट फॉर क्लीनिंग क्लोथ, डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं बनाने के लिए शैम्पू और प्रोडक्ट फॉर क्लीनिंग क्लोथ, कपड़े साफ करने के लिए। ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न, किस वजह से? पहला, डिटर्जेंट आर इफेक्टिव इन हार्ड वाटर एंड प्रोड्यूस लेदर विथ इट, मतलब वो हार्ड वाटर के साथ इफेक्टिव होते हैं और उसके साथ लेदर बना सकते हैं। डिटर्जेंट्स हैव बेटर एंड फास्ट क्लीनिंग प्रॉपर्टी, उनकी बेटर और फास्ट क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है बच्चों। What is the difference between saturated and unsaturated hydrocarbon? सैचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या डिफरेंस है? राइट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, इन दोनों के एक एक एग्जाम्पल दीजिए। Saturated hydrocarbons, a compound in which all the 4 valency of carbon atom are satisfied by single bond is called saturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon किसको कहते हैं बच्चों? जिसमें कार्बन की हर एक वैलेंसी को एक सिंगल बॉन्ड द्वारा सेटिस्फाई किया जाता है। सेटिस्फाई बाय अ सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे कि प्रोपेन, CH3, CH2, CH3, जिसका फॉर्मूला क्या है? 1 2 तीनों सी हैं बच्चों, दोनों आपस में जुड़े हैं, एक बॉन्ड ये बन गया, एक ये बन गया, है ना। अब इस कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है, 1 इधर बन गया तो इसको 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, 1 2 3। इसके साथ देखो एक बॉन्ड इधर, एक इधर, तीसरा एक हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ये हो गया आपका प्रोपेन। फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बच्चों? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम आर लिंक्ड बाय अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड, जिनके अंदर या तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल एल्कीन, जिसमें डबल बॉन्ड होता है, फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, कुछ ऐसा होता है, C और C में डबल बॉन्ड, फिर इस कार्बन को चाहिए बच्चों 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, इसके साथ भी 1 2 3 4, ये जो बीच में है दोनों के बच्चों ध्यान रखना है ना। इसका एक और नाम होता है इथीन बच्चों। फिर आते हैं एल्काइंस, है ना, जिनमें होता है ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको एल्काइन, जिनमें से सबसे पहला एग्जांपल इथाइन का, क्या है? इथाइन। नेक्स्ट है बच्चों हमारा लेसन नंबर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना। लेसन 5 को स्टार्ट करते हैं, इसमें से MCQ क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ बस, ठीक है।
टिल विच एलिमेंट इज ऑक्टेव लॉ यूजफुल। ऑक्टेव लॉ कहाँ तक ही यूजफुल था? कैल्शियम तक बच्चों, सिर्फ कैल्शियम तक ऑक्टेव का रूल काम करा। न्यूलैंड ने दिया था लॉ। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ द एलिमेंट वर अरेंज्ड इन द पीरियोडिक टेबल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। Which of the following statement about the modern periodic table is correct? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए क्या करेक्ट है? इट हैज़ हॉरिजॉन्टल, 18 हॉरिजॉन्टल नहीं होते हैं, 18 वर्टिकल होते हैं। इट हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम नोन एज ग्रुप। सी पॉइंट सही है। इसके अंदर 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं जिनको ग्रुप्स कहते हैं। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑल द एलिमेंट्स आर प्लेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। किसके हिसाब से जमे होते हैं? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से। फोर्थ का ये सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट? कौन सा सही नहीं है? द एलिमेंट बिकम लेस मेटेलिक इन नेचर, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजिली। पूरा क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं बच्चों। क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेंड व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट तक जाते हैं तो लेस मेटेलिक, बिल्कुल सही है, मेटल से नॉन मेटल हो जाते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजिली, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं और मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो ये गलत लिखा है। Fill in the blanks. On moving from left to right in modern periodic table, electronegativity. On moving from left to right, left से right जाने पर पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है, इंक्रीजेस। तो यहाँ क्या लिखोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। तो यहाँ गलती से इन्होंने डिक्रीजेस कर दिया, इसको इंक्रीजेस कर लेना। इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट क्लास। नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड लेटर बिकॉज दीज आर इनर्ट। कैसी थी वो? इनर्ट थी बच्चों, ज़्यादा रिएक्शन नहीं होती थी, तो उनके बारे में पता ही नहीं चला, धीरे धीरे पता चला उनके बारे में। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर डैश ग्रुप। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं, 18। The formula to determine maximum number of electron in a shell is given by 2n square। सही है। On moving from left to the right in a period, atomic radius decreases। बिल्कुल सही है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, जैसे डिक्रीजेस लिखा वो यहाँ छप जाता है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ पर डिक्रीज की जगह इंक्रीजेस कर लेना। आप लोग क्या करोगे? इंक्रीजेस। आंसर इन वन वर्ड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विच एलिमेंट इज 282 282 होता है बच्चों। मैग्नीशियम का 12 होता है, 2 + 8 + 2 12, 12 एटॉमिक नंबर किसका है? हमारे मैग्नीशियम का। तो इसका आंसर मैग्नीशियम सही है। इन विच एलिमेंट डबल इलेक्ट्रॉन्स देन फर्स्ट शेल आर प्रेजेंट। जिसके अंदर फर्स्ट शेल से डबल इलेक्ट्रॉन हो सेकेंड शेल में, तो पहली में 2 तो दूसरी में कितने? 4, 4 और 2 6, 6 किस में होते हैं बच्चों? कार्बन में। उन्होंने बोला पहली से ज़्यादा डबल दूसरी में होना चाहिए, तो पहली में तो 2 ही होते हैं, तो दूसरी में उससे डबल यानी 4, 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन में होते हैं, तो हमारा एलिमेंट सेकंड में क्या हो गया? कार्बन। हु प्रपोज द लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया? फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, न्यूलैंड ने दिया था। हु प्रपोज द लॉ ऑफ ट्राइड, तो ये दिया था दोबर्नियर सर ने। राइट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। हमारे हिसाब से अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो कहता है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसकी पीरियोडिक फंक्शन होती है? वो पीरियोडिक फंक्शन होती है हमारे एटॉमिक नंबर की। किसकी होती है? एटॉमिक नंबर की। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास। चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ चले। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। टोटल 63 एलिमेंट आर प्रेजेंट इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, वेयरएस इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर इज 118 एलिमेंट। आज की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 118 है, जबकि 63 एलिमेंट होते थे मेंडलीव की टेबल में। इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल सम गैप्स आर प्रेजेंट फॉर द एलिमेंट। कुछ जगह खाली थी
कुछ एलिमेंट के लिए, वेयरस इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑल द एलिमेंट आर प्रॉपरली अरेंज, सारे एलिमेंट प्रॉपरली जमे हुए हैं। द बेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज एटॉमिक मास, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर बनी हुई है। टू लिमिटेशन ऑफ दोबर्नियर क्लासिफिकेशन, द क्लासिफिकेशन ऑफ नोन एलिमेंट कुड नॉट बी पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ दोबर्नियर, मतलब जितने भी एलिमेंट उस समय डिस्कवर हो चुके थे, मिल चुके थे, वो सभी दोबर्नियर के रूल से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे बच्चों। दोबर्नियर कुड नॉट फॉर्म ओनली 3 ट्राइड्स फ्रॉम द एलिमेंट नोन एट द टाइम, मतलब उन्होंने 3 ट्राइड ही बना सके थे, मतलब वो सिर्फ 9 एलिमेंट को ही जमा पाए थे। 3 ट्राइड, एक ट्राइड में 3 एलिमेंट होते थे, 3 3 9 को ही जमा चुके थे। राइट टू लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसके 2 लिमिटेशन क्या है न्यूलैंड के। द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, मतलब वो सिर्फ कैल्शियम तक काम करता था। एज आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पजेसेस प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट, और उसके बाद 8वां एलिमेंट जो है वो अपने पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं बताता था, तो ये सिर्फ 20 तक ही काम कर रहे थे, कैल्शियम तक। न्यूलैंड अज्यूम्ड दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर, क्या न्यूलैंड ने क्या माना था कि 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। नो मोर एलिमेंट वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर, कि और कोई भी फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। ये 2 डीमेरिट थे उनके। सो नोबल गैसेस आर केमिकली इनर्ट, नोबल गैसेस केमिकली कैसी होती है बच्चों, इनर्ट होती हैं, बिकॉज देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर इनकम्प्लीट, सॉरी कंप्लीट, उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। Hence, the properties of inert gases are similar but are different from other element. Inert gases की properties similar होती है but दूसरे एलिमेंट से अलग होती है। So they are justified to be placed in separate group, इसलिए उनको एक अलग ही ग्रुप में रखा गया है। How could the modern periodic table remove various anomalies of मेंडलीव पीरियोडिक टेबल? मेंडलीव की टेबल की कुछ प्रॉब्लम जो है, एनोमलीज जो हैं, कुछ गलतियां जो थी, उनको कैसे दूर किया? तो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन फर्स्ट ग्रुप अबव द एल्कली मेटल, हाइड्रोजन को सबसे ऊपर अलग प्लेस दिया गया। द ऑर्डर ऑफ हेवी एंड लाइटर एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट विच वॉज नॉट इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, हेवी और लाइटर एलिमेंट को अलग अलग मेटल्स को अलग अलग जगहों पर प्लेस दिया गया जो कि उसमें नहीं था। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स आर प्लेस्ड विद एलिमेंट इन सेम प्लेस, आइसोटोप्स के लिए उसमें जगह थी, सेम ही जगह पर लिखे होते हैं। देयर इज अ करेक्ट प्लेसिंग इनर्ट गैसेस विच आर प्लेस्ड इन 18th ग्रुप, इनर्ट गैसेस के लिए अलग ही जगह दे दी थी 18th ग्रुप नाम से, तो ये प्रॉब्लम्स दूर हो चुकी थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। राइट द नेम ऑफ 4 such element whose outermost shell contain 1 electron, hydrogen 1, lithium 2,1, sodium 281, potassium 2881। हमको वो एलिमेंट बताना था जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्लियर क्लास? तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने क्वेश्चन बैंक का पार्ट 2 बनाया, लेसन नंबर 3 से लेसन 5 तक। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेसन 6 से स्टार्ट किया जाएगा। ये हमारा आज केमिस्ट्री पार्ट खत्म होता है, नेक्स्ट पार्ट या तो बायो का होगा या बच्चों फिजिक्स का होगा।